हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए अरे फिर वही उठ गया ना अपना पेज से। एक सेकंड में उसको ले आऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो नॉन टैग कैसे प्रिपेयर, अभी भी मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, नॉन टैग कैसे प्रिपेयर करें। अरे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है अभी। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में खत्म करना है अपन को ऑटोमोबाइल और सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज मैंने आपको व्हील एंड टायर्स करवा दिया, अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और शाम तक फ्रंट व्हील भी करवा के और खत्म करके, और इस पूरे मतलब अपना पूरा इस टॉपिक को खत्म करेंगे यार, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके सिलेबस पूरा। आज के दिन 29 नवंबर को सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। आपको मैंने तो 1 महीने के पहले कहा था, पर आपको तो बहुत जल्दी सिलेबस हो रहा है। पढ़ाई पे फोकस करके रखो भाई, पढ़ाई। एक सेकेंड, आवाज वगैरह सभी सही आ रही होगी। चलो सीधा टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखो, इसको मैं सीधा बात बताता हूं, ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत मतलब अजीब सा एक तरह का टॉपिक है। तो इसको आपको एमसीक्यू से ही कवर करना पड़ेगा। मैं स्पष्ट पहले ही ये बात कह रहा हूं, ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा। अप्रोक्स 60 to 70% इसको कवर कर लेंगे अपने। बाकी आपको एमसीक्यू से ही इसको कवर करना होगा, एमसीक्यू से ही आपको करना पड़ेगा। सिलेबस का है, सिलेबस में ये सब कुछ हो चुका है अपना। सिलेबस में सब कुछ हो चुका है, ये हो चुका है। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बच गया, इक्विपमेंट एंड सिस्टम, ये टॉपिक बच गया। बाकी सब कुछ कंप्लीटेड हो चुका है। आज अपने ऑफिशियली अपना सिलेबस को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए सीधा अपने टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, और जो बातें करने वाली हैं वो करते हैं यार, फालतू का अपने पास समय नहीं है। मैं इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी लंबा टॉपिक नहीं है, बड़ा एक छोटा सा और बड़ा मतलब अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तो इसलिए अपने जल्दी खत्म कर लेंगे। देखो, सिंबल्स हैं, आपको खुद को याद करने पड़ेंगे। इसमें मैं कोई आपको ये तो नहीं है कि पकड़ के आपको सिंबल याद करवा दूंगा। ये सिंबल्स आपको खुद को याद करने पड़ेंगे, इसके अंदर मैं आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। बस याद सिंबल। एक एमसीक्यूज आपको इसमें से पक्का मिलेगा, एक एमसीक्यूज, एमसीक्यूज कन्फर्म है इसमें से। ये मैं जरूर लिख सकता हूँ, एक एमसीक्यूज इसमें से कन्फर्म है। जितने भी सिंबल्स हैं वो मैं लगा देता हूँ, याद आपको खुद को ही करने हैं। ये आपके लिए बस इतना हो जाएगा कि आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे कहीं से, आपको इसको वो नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए लगा देते हैं आपको एमसीक्यूज, आप मतलब ये आप कर अपने आप लोगे यार, गलत लग गया। एक सेकेंड, दोबारा से करते हैं बड़ी जल्दी, अभी आधे घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे से पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे अपने। कोई कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है इस टॉपिक का यार, अपने सामने इतना इतना कुछ कर दिया। ये टॉपिक क्या है, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा अपने पास एक फोटो हो रहा है, तो तीसरा हो गया अपने पास ये, ठीक है। ये तीन आपको याद करने हैं, याद करने हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं हेल्प कर सकता, जो बात सीधी है स्पष्ट है अपन के पास। कि अपने इसमें क्या मैं आपको बता दूं, वैसे पीछे धूप आ रही होगी आज। वो इधर अभी शाम के समय हुआ है। मैंने कहा यार, मेरा ऐसा था, मेरे को ना कि मैं सोच रहा परसों से मुझे ऐसा कि मैं कल से ही अपना टाइम टेबल बना लूँ, एक पूरा सूटेबल टाइम टेबल, कि रात को 1 घंटा ऑनलाइन लाइव आ जाए, वहां पर अपने क्वेश्चन आंसर कर ले। अदरवाइज बस मैं अपने पढ़ाई पे ही फोकस करूँ, इसलिए मैंने सोचा आज मैं करवा के इसको खत्म करता हूँ। मैं सिर्फ वीडियो के चक्कर में अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहा। हम्म, चलते हैं अपने। वैसे ये बुक है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये बुक है किस चीज की, ये बुक है अपनी उपकार पब्लिकेशन की, जो मैंने आपके लिए डाल रखी है। आप बाय करना चाहते हो वहां से कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से टॉपिक है जहां पर अपने को ओवरव्यू सारे का सारा मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से टॉपिक आपको मिल जाएंगे, पूरा आपको अच्छे तरीके से सब चीजें, और आखिरी में आपको एमसीक्यूज वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह आपको सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। 15 एमसीक्यूज यहाँ पर है। आखिरी में जाओगे तो आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में, ये भी वन लाइनर सभी पड़े हैं इसके अंदर, काफी है, 300-400 वन लाइनर है। उसके नीचे चलोगे अपने, मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, ये देखो 100 मतलब 100 एमसीक्यूज के अपने मॉडल पेपर पड़े हैं।
तो ये भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। 100 MCQs के मॉडल पेपर है, 3 मॉडल पेपर है, वहां आपको मिल जाएंगे वो भी। तो आपके लिए मतलब सफिशिएंट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है अपन सोमवार को, बाकी आपके लिए और भी अपलोड कर दिया जाएगा। 71, चलो पेज नंबर 71 आज पढ़ेंगे हिंदी में। ऐसे ही आप कहते रहे तो सर हिंदी में नहीं पढ़ाते, हिंदी में नहीं पढ़ाते, आज हिंदी में पढ़ेंगे। चक्कर ये है कि यार ये पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है ये कहीं भी मिल नहीं पा रहा। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ठीक है, ये कहीं भी मिल नहीं पा रहा। जहां से जितना भी इकट्ठा हो सका मैंने वो करने की प्रयास किया यार, मतलब जहां से जितना भी हो सके अपने उसको करें पूरे अच्छे तरीके से। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, ऑटो इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी और जनरेटर, इन तीनों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। मोटर गाड़ियां आदि में सेल्फ स्टार्टर को घुमाने, लाइट जलाने व हॉर्न बजाने के लिए सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, और इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन में दबे मिश्रण को जलाने के लिए भी विद्युत चिरंगी क्या होता है, चिंगारी की आवश्यकता रहती है। फोटो तो मैंने छोटी कर ली ना, आवाज भी सही आ रही है, ठीक है। अब पढ़ देता हूं मैं आपके सामने, बाकी आप सभी इंटेलिजेंट हो। मैं ये कट आउट आपको मतलब आप देख लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में। आधुनिक गाड़ियों के इलेक्ट्रिक सिस्टम में 4 मुख्य स्टार्टिंग व कई ब्रांच सर्किट, 4 मुख्य सर्किट तथा कई ब्रांच सर्किट होते हैं। जनरेटिंग सर्किट, स्टार्टिंग, इग्निशन और लाइटनिंग सर्किट, ठीक है। आगे चलते हैं, सीधा बैटरी पे मूव करते हैं। जो करने वाली बात है उस पर, बैटरी क्या होती है आप सभी लोगों को पता है, अपने वहां भी पढ़ चुके हैं। आप ध्यान रखना, बैटरी निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार की होती है। लेड एसिड, एल्कलाइन, निकल आयरन, निकल कैडियम, कोडियम, है ना, जिंक, एयर बैटरी। पढ़ लेना यार, मतलब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, हिंदी में सबको सब कुछ समझ आ जाता है। ये तो ऐसे समझ लीजिए कि आपको बस मैं एक थोड़ी सी दिशा दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है कि मैं आपको क्या समझाऊं। अभी ये 4 प्रकार, 5-6 प्रकार की अपने पास बैटरी होती है, मैं आपको ये समझाऊं या क्या समझाऊं, इसमें समझाने लायक तो कुछ है ही नहीं। लेड एसिड बैटरी, ऑटोमोबाइल गाड़ियों में लेड एसिड बैटरी का ही अधिकतर प्रयोग होता है। ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर लेड एसिड बैटरी का ही अपने यूज करते हैं। इनमें से निम्नलिखित मुख्य भाग है कनेक्टर, प्लेट, सेपरेटर, सेल कवर व इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये इसके 5 मुख्य भाग होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। कंटेनर, मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ, कंटेनर। मेरे को हिंदी मेरी बहुत बुरी है यार, बहुत बुरी है, मैं खुद कह रहा हूँ मुझे, मैं तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि मुझे हिंदी की कोचिंग चाहिए। मैं सारी चीजें बुरी है वैसे, अच्छा क्या है। कंटेनर क्या है, यह हार्ड रबड़ एवं बिटुमिन्स पदार्थ से बना हुआ होता है। यह मोल्डिंग द्वारा एक ही पीस में बनाया जाता है। विभिन्न सेलों के लिए यह कई भागों में विभाजित रहता है। कंटेनर मतलब जो बाहर वाला हिस्सा देखते हैं बैटरी का, उसी को कहते हैं। एक बैटरी में एक समान आकृति की कई प्लेटें होती हैं जो कि एक स्ट्रिप से जुड़ी रहती हैं और एक प्लेट ग्रुप बनाती हैं। कि मतलब एक बैटरी में कई प्लेटें होती है और वो ऊपर स्ट्रिप से जुड़ी हुई रहती है और वो कई प्लेटों का ग्रुप बनाती है। इन प्लेटों में छिद्रयुक्त ग्रिड होते हैं जिनमें लेड व लेड पेरोक्साइड भरा रहता है। प्रत्येक सेल में 2 प्रकार की प्लेट ग्रुप होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होता है। इसीलिए कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों आने चाहिए यार, ये तो बहुत जरूरी है। कि प्लेटें होती हैं जो स्ट्रिप के साथ जुड़ी हुई रहती हैं बैटरी के अंदर। आगे फोटो वगैरह होगी तो मैं दिखा दूंगा आपको। और उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेपरेटर, देखो अभी मैं आपको इतना ज्यादा बोर नहीं करूंगा क्योंकि मैं वही चीजें आपको पढ़ के सुना रहा हूं, तो इसलिए आप बोर भी हो रहे होगे। अपने फटाफट इसको खत्म करते हैं, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं इस वक्त तो आपके लिए प्रोनाउंसिएशन ही कर रहा हूं कि भाई उसको आपको ट्रांसलेट करके उसको आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्पेक्ट्रेटर ऋणात्मक व धनात्मक प्लेटों के बीच में
स्पेक्ट्रेक्टर लगाया जाता है ताकि अलग अलग रहें। ये छिद्र युक्त होते हैं ताकि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट प्रवाहित होता रहे। उपचारित लकड़ी, माइक्रोपोरस रबड़, प्लास्टिक फाइबर व गिलास फाइबर के यह सेपरेटर बने होते हैं। समझ गए हो? अब समझाऊं मैं क्या ही समझाऊं आप लोगों को कि ऋणात्मक और धनात्मक प्लेट के मध्य में सेपरेटर लगे रहते हैं। सेल कवर, वही सब फालतू की बातें होंगी। इलेक्ट्रोलाइट याद कर लेना। लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है वह सल्फ्यूरिक एसिड का घोल होता है, जिसमें 40% सल्फ्यूरिक एसिड तथा 40% डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये ध्यान रख लेना भाई, ये एमसीक्यू आया हुआ है। ये एमसीक्यू आया हुआ है 2013 में, ये एमसीक्यू आया था, मुझे याद है। ठीक है, ये आया था आपके। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल, जो प्लेटें हैं, प्लेटों से मतलब 10 mm नीचे तक प्लेटें डूबी होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट लाइट की। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। लिखते रहना भाई साथ के साथ। मैं पहले ही कह रहा हूं, ये मत कहना कि सर आप मुझे भेज दीजिए, मैं नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि ये पूरा फोटो का कटआउट नहीं आ पा रहा था, इसीलिए मैं भेज नहीं पा रहा था, नहीं तो मैं भेज देता। बैटरी केमिकल। सो बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल निम्नलिखित है। स्पंज, लिड सॉलिड, लिड ऑक्साइड पेस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड। ये सारे, ये आप याद कर लेना, आपके सामने है। ये थोड़े से, ये मत याद करना, ये नहीं पूछे जाएंगे। कुछ साइंस का पेपर थोड़ी दे रहे हैं। ठीक है, ये मत याद करना। अच्छा, बैटरी चार्ज करने का तरीका, ये बच्चों वाली चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करें। बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल को चार्जर के नेगेटिव टर्मिनल से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें, ये पढ़ लेना। तीसरा पॉइंट है चार्जिंग कनेक्टर की मात्रा 1 एम्पियर प्रति पॉजिटिव प्लेट प्रति सेल की दर से सेट करें। बैटरी में गैस बनने तक चार्ज करते रहें। बैटरी में गैस बनने तक चार्ज करते रहें। अभी यार ये आप करते रहना, ये आपको थोड़ा सा मैं आपको रोक देता हूँ, ये आप चारों पॉइंट पढ़ते रहना है। ये बच्चों वाली चीजें आराम से आप देख पा रहे होगे, मैं बड़ा भी कर देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो। ये लो, ये 4-5 पॉइंट है, ये पॉइंट आप पढ़ लेना। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ लेना। यार मेरी फोटो वगैरह तो नहीं आई ना उधर ऊपर वाले में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको फोटो आई होगी। हाँ, फोटो आई होगी, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए यार, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया था। लेड एसिड बैटरी में से जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और उसके साथ में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का घोल है, जिसमें 40% सल्फ्यूरिक एसिड और 40% डिस्टिल वाटर होता है। ये 2013 में आया हुआ है। इसका लेवल जो है 10 mm ऊपर रहेगा प्लेटों से, मतलब प्लेटें जो है इस इलेक्ट्रोलाइट में 10 mm तक नीचे तक डूबी हुई रहती हैं। मुझे यार याद नहीं रहा, सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आप कर लोगे। आगे चलते हैं अपने आगे। बैटरी चार्ज कम करते समय निम्न बातों का ध्यान दें। भाई ये भी देख लो आप दोनों बातें, बैटरी बाहर से साफ हो, बैटरी टर्मिनल पर सल्फेशन ना हो बैटरी टर्मिनल पर। इधर चलते हैं, ऊपर ही चलते हैं अपने। ये सभी बातें आप देख लेना। ये 3 बातें और है, ये भी आप जोड़ लेना। ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना। ये पढ़ने वाली नहीं है, पर फिर भी आपके लिए बता रहा हूं, ये 3 बातें हैं। आगे चलते हैं। बैटरी प्रयोग करते समय उसकी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानी अति आवश्यक है। इसको भी थोड़ा सा आप, ये लो, ये 10 चीजें, ये 10 आपको दिख रहे होंगे, ये 10 के 10 चीजें आप पढ़ लेना आराम से। आप रोक लो, रोकने के बाद पढ़ते रहो। ठीक है, आप रोक सकते हैं, रोकने के बाद इस चीज को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। बैटरी की दशा जानने का तरीका है, वही बात है, आप इस चीज को फिर पढ़ लेना। इसको रोक लेते हैं, रोकने के बाद आप इस चीज को पढ़ते रहना। समय ही समय है आप लोगों के पास, समय के किसी के पास कोई कमी नहीं होगी। आराम से बैटरी की दशा जांचने का तरीका जो है वो भी आप पढ़ते रहना। ठीक है, इस चीज का भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ओके, अभी आगे चलते हैं। बैटरी वोल्टेज, एक ध्यान रखना, बैटरी वोल्टेज
को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। बैटरी फुल चार्ज होने पर सेल का वोल्टेज 2.8 वोल्ट होता है, जो कि प्राय 2 वोल्ट सप्लाई कर सकता है। इस प्रकार 6 वोल्ट बैटरी में 3 सेल सीरीज से जुड़े होते हैं, 12 वोल्ट बैटरी में 6 सेल सीरीज से जुड़े होते हैं। मतलब क्या है, एक सेल में अपने क्या होगा, 2.1 वोल्ट होगा यदि कोई बैटरी 12 वोल्ट की है। एक याद रखना, बैटरी को अपने वोल्टेज में गिनते हैं ना, वोल्ट में गिनते हैं। 12 वोल्ट के तो उसका मतलब उसमें 6 सेल है सीरीज में। सेलों की संख्या पर बैटरी का वोल्टेज निर्भर करता है। प्लेट की संख्या तथा सेल के साइज पर उसकी कैपेसिटी निर्भर करता है। मतलब सेलों की संख्या पर वोल्टेज और प्लेट की संख्या पर कैपेसिटी एम्पियर प्रति घंटा उसकी मतलब वो निर्भर करेगा। कार्य करते समय सेल का वोल्टेज 1.7 वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए। ऑटोमोबाइल गाड़ियों में 6 से 12 वोल्ट की बैटरी यूज होती है, मैंने क्रॉस क्यों लगाया, ये भी ध्यान रखना। ये मुझे क्यों लगता है ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, ये मुझे ऐसा फील होता है कि बैटरी में से ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रख के आप ध्यान से पढ़ लेना इस चीज को। फुल चार्ज, हाफ चार्ज व डिस्चार्ज के समय स्पेसिफिक ग्रेविटी निम्नलिखित होती है। ये पढ़ लेना यार, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, कोई मतलब नहीं है इसका, बस ये बच्चों वाली बातें चल रही हैं। बैटरी की क्षमता कितनी होनी चाहिए, कनेक्टर की मात्रा से जो कि बैटरी दे सकती है उसकी क्षमता बताई जाती है। निम्नलिखित पहलुओं पर करंट की मात्रा निर्भर करती है। प्लेटों की संख्या, प्लेटों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा, तापक्रम। 40 से 60 एम्पीयर करंट 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 के लिए 930 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में चाहिए। ये बात ध्यान रखना, 40 से 60 एम्पीयर करंट के लिए अपने को 930 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के इलेक्ट्रोलाइट संपर्क में चाहिए। 6 वोल्ट बैटरी के लिए प्रत्येक सेल में 15, 16, 19 व 27 प्लेट रहती हैं। व 12 वोल्ट बैटरी के लिए 7, 9, 11 व 13 अथवा अधिक प्लेट रहती है। इनकी संख्या बैटरी के साइज पर निर्भर करती है। ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा गया था 2013 में, ये एमसीक्यूज पूछा गया था, मुझे याद है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। 15, 17, 19, 27 या 7, 9, 11, 13 ये भी आपसे पूछा गया था। इसमें से मैंने ऐसे मत समझना कि मैं मतलब आप थोड़ा बोर हो रहे हो कि मैंने ऐसे ही इसको उठा के लगा दिया, ऐसा नहीं है। पूछे गए हैं तभी मैंने लगाए हैं, फालतू में मैं आपको नहीं पढ़ा रहा ये यार, आपको ऐसा लगे कि मैं फालतू में पढ़ा रहा हूँ। ये 2013 में ही आए थे। बैटरी लाइफ, बैटरी लाइफ यार ये लो, ये फिर पढ़ लेना। बैटरी लाइफ ये रहा, एक पोर्शन है पूरे का पूरा, पढ़ते रहना आराम से आप। जाओ, नहीं पूरा नहीं आ पाएगा, अपने छोटा कर देते हैं, कोई बात नहीं। इतना तो दिख रहा होगा, हाफ है यार, आधी स्क्रीन पे आ रहा है, दिख रहा होगा। बैटरी लाइफ आप लोग पढ़ लेना, बैटरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी की क्षमता मतलब एफिशिएंसी किस पे होती है, करंट देने की क्षमता को ही बैटरी की क्षमता कहते हैं। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, तापमान व डिस्चार्ज की दर पे। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज वेरिएशन, टर्मिनल वोल्टेज का परिवर्तन बैटरी चार्ज होते समय टर्मिनल वोल्टेज निम्नलिखित पहलुओं से बढ़ती है। चार्जिंग रेट बढ़ने से, चार्जिंग की दशा बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से। पढ़ लेना। ये 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं बैटरी पे। बैटरी टेस्ट करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट, हाई डिस्चार्ज टेस्ट और कैडियम टेस्ट। ये 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। आप आराम यहाँ से यहाँ तक आप आराम से पढ़ते रहना। ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो बैटरी के लिए किया जाता है वो भी आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इधर और कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट आप आराम से पढ़ सकते हो। ये आज आपके लिए ही है, बस मैं आपको मैटर दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है और कुछ भी वास्तविकता में आपको पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। जो पढ़ने वाली चीजें वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं क्या ही बताऊँ अब आपको, इसमें कुछ बताने और समझाने वाला है ही नहीं इसके अंदर। बैटरी ट्रबल शूट में
निम्नलिखित परेशानियां होती हैं, मतलब आपको ट्रबल शूट में वैसे इसने प्रॉपर देना चाहिए था, पर इसने कम दे रखा है कि क्या सेल्फ डिस्चार्जिंग होना, सल्फेशन होना, इंटरनल शॉर्ट सर्किट, प्लेटों का खराब होना, कनेक्टर कंटेनर में दरार पड़ना, बैटरी के टर्मिनल तथा क्लैंपों में जंग लगना, पानी की कमी होना, सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी में परिवर्तन, ये सब कुछ ट्रबल शूट अपने को देखने के लिए मिल जाता है। प्लेटों के खराब होने पर निम्नलिखित कारणों से बैटरी की प्लेटें खराब हो जाती हैं। बहुत अधिक चार्जिंग करने से, इलेक्ट्रोलाइट की अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ये सभी कारण है। कनेक्टर में दरार पड़ना, ये आप थोड़ा सा पढ़ते रहना, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। कंटेनर में दरार पड़ने के क्या रीजन है वो आपको यहाँ बता देंगे, हाँ मतलब बताए गए हैं। बैटरी के टर्मिनल तथा क्लैंपों में जंग लगना क्यों होता है, पानी की कमी होना क्या होता है, इतनी बात आपके लिए। ये थी पूरा बैटरी का डिस्कशन, अभी तक अपन ने बैटरी को डिस्कस कर चुके हैं। देखो इस प्रकार से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, इस बात को ध्यान में रख लेना। देखो ऑटोमोबाइल में विद्युत सप्लाई के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, तो बैटरी ही होती है, बिल्कुल उसके अंदर आपको पता होगा। मैं एक सेकंड ये बंद करूं यार, सर्वेयर का कहाँ से चल जाएगा बिना मतलब के ना, मतलब विद्वान है ना सभी के सभी। किसी ने पूछा कि सर सर्वेयर का एक्सपीरियंस चल जाएगा, सर्वेयर वो होते हैं पर्टिकुलर सर्वेयर जो मतलब हर एक जगह पे हर एक डिपार्टमेंट में अलग होते हैं, पर सर्वेयर जो सर्वे करते हैं एक्सीडेंटल चीजों का, उसको सर्वेयर कहा जाता है, उसका नहीं चलेगा यार। तो ये एमसीक्यूज वगैरह हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज वगैरह है, ये आपके लिए अभी उस पे मिल जाएंगे आपको। अगर ये पीडीएफ, अगर ये बुक पूरी चाहिए तो ये पूरी बुक आपको एप्लीकेशन के ऊपर अपने मिल जाएगी, मात्र 50-60 रुपए की इतने की है, आप ले लेना। ओके ओके ओके, अब अपने बात करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। भाई एसी जनरेटर भी लगा हुआ होता, एसी पहले ले लिया यार ना, मैं वही सोचूं एसी जनरेटर पहले क्यों ले लिया, कोई बात नहीं। बैटरी के बारे में बात हो चुकी है, बैटरी के बारे में बात हो चुकी है, अब अपने बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में। क्योंकि बैटरी तो है, पर बैटरी को चार्ज करने के लिए भी तो अपने को कुछ चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए अपने यूज करते हैं जनरेटर का, ठीक है। हाँ, जनरेटर वह युक्ति है जो ऑटोमोबाइल इंजन से ऑटोमोबाइल इंजन से प्राप्त मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। इंजन स्टार्ट करने में बैटरी में जो करंट खर्च होता है उसकी पूर्ति जनरेटर करता है, ठीक है। मतलब ऑटोमोबाइल क्या जनरेटर क्या है, जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो इंजन के मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, और जो बैटरी मतलब इंजन को स्टार्ट करने में सभी चीजों में जो बैटरी का यूज होता है उसकी पूर्ति जनरेटर करता है। यह अन्य इलेक्ट्रिकल युक्ति को भी करंट सप्लाई करता है, जैसे इग्निशन सिस्टम, लाइट सिस्टम और रेडियो वगैरह को, ठीक है। समझ जाओगे यार जनरेटर होता क्या, मेरे को उस चीज में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी आपके सामने ये सब कुछ लगा रखा है मैंने। डीसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर के मुख्य भाग है पोल पीस, आर्मेचर, कम्यूटेटर, फील्ड वाइंडिंग। इसके पोल पीस लेमिनेटेड आयरन कोर से बने होते हैं जो कि जनरेटर का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अधिकतर जनरेटर में एनएस पोल का एक जोड़ा होता है, नॉर्थ और साउथ पोल का एक जोड़ा होता है, जिसके बीच में आर्मेचर घूमता है, ठीक है। जिसके बीच में क्या है, जनरेटर के बीच में आर्मेचर घूमता है, और आर्मेचर पे बहुत से कंडक्टर लगे रहते हैं। आर्मेचर के सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये कम्यूटेटर से संबंध रहते हैं। बड़ा बोरिंग है यार, मैं ना बड़ा बोरिंग है, कुछ नहीं है। यार क्या कहते हैं, मैं ना मतलब मेरे को मजा नहीं आता कोई चीज पढ़ के, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। इसके पोल पीस लेमिनेटेड आयरन कोर से बने हुए रहते हैं। जनरेटर मैग्नेट व्हील बनाते हैं। अधिकतर जनरेटर में नॉर्थ साउथ पोल होता है, आर्मेचर उसके अंदर घूमता है। इतनी बात है, जब आर्मेचर घूमता है तो कंडक्टरों में
करंट उत्पन्न होता है और वह बाह्य सर्किट होते हुए बहता है। आर्मेचर व कम्यूटेटर एक साथ घूमते हैं। जनरेटर में डायरेक्ट करंट उत्पन्न होता है जो कि सर्किट में एक ही दिशा में बहता है। डीसी करंट, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर ये रहा, ठीक है। एसी जनरेटर को आप पढ़ लेना यार, बोरिंग लग रहा है मुझे ये सब कुछ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ समझा ही नहीं पा रहा हूँ, समझाने वाला उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ आप लोगों का, भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया एसी जनरेटर पढ़ लेना आप सभी लोग। ये क्या करूँ अब मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ मेरा आ रहा होगा रेक्टिफायर एसी जनरेटर, ये भी यार, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। रेक्टिफायर आपके सामने है, आप रेक्टिफायर पढ़ सकते हैं। रेक्टिफायर को भी आप लोग ही पढ़ना, आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क की है, सब कुछ आपके लिए होमवर्क की है। ये भी पढ़ लेना, मैं आगे चलूंगा क्योंकि अभी क्लास इतनी लंबी सोची नहीं थी जितनी लंबी हो गई है। ये भी आप लोग आराम से पढ़ लेना, आपके लिए मटेरियल इकट्ठा करके मैंने दे दिया, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। एमीटर वगैरह, रेगुलेटर फॉर डीसी करंट वगैरह ये देख लेना। ये इसके प्रकार याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े से प्रकार अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एमीटर वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। एमीटर वगैरह पढ़ लेना कि जनरेटर और बैटरी के बीच चार्जिंग सर्किट में एमीटर, चार्जिंग सर्किट में एमीटर जोड़ा जाता है। यह बताता है कि चार्जिंग के समय कितना करंट बैटरी में जा रहा है तथा डिस्चार्जिंग के समय कितना करंट बैटरी से आ रहा है। यह ड्राइवर के सामने पैनल पर लगा होता है। किसी किसी गाड़ी में इसके साथ इसके स्थान पर एक इंडिकेटर लैंप भी होता है जो यह बताता है कि जनरेटर बैटरी को चार्ज कर रहा है नहीं, ठीक है। एमीटर आपको समझा दिया, एमीटर आप समझ लेना। जनरेटर कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो वो देख लेना, जनरेटर कंट्रोल को आप पढ़ लेना। रोक लेना यहीं पर वीडियो, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है, मैं नहीं, बहुत दूर है, मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे पक्का पता है। कट आउट रिले मैं पढ़ा देता हूँ। कट आउट रिले को सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। यह बैटरी व जनरेटर के बीच सर्किट जोड़ता है, जबकि जनरेटर करंट उत्पादन कर रहा हो यह सर्किट तोड़ता भी है ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। जब क्या लिख रहे, जबकि जनरेटर बंद हो गया हो तो हो गया हो या उसकी स्पीड कम हो गई हो तो बैटरी से डीसी जनरेटर का संबंध कटआउट तथा एमीटर के द्वारा होता है। क्या लिखा हुआ है, मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगा यार, मुझे तो खुद नहीं समझ आया ये। इसको आप पढ़ लेना यार, मैं आपको ना इंग्लिश में समझाता हूँ, मुझे ना हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आती है इन चीज़ों को समझने में, ठीक है। ये आप हिंदी वाले प्लीज आप इस चीज़ को पढ़ लेना, मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगा। इंग्लिश में मेरे पास पढ़ा है वो पूरा कटआउट रिले मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है। ये था मतलब ये अपना थोड़ा सा बैटरी के बारे में डिस्कशन था। होप आपको समझ आया होगा। अभी आगे चलते हैं, आगे चल के अपने और बातें करते हैं। अभी तो वो फिर बंद हो गया यार, क्या करें, मुझे चल नहीं रहा सही तरीके से। चलो अभी फोटो लेके आते हैं फटाफट, जो सिस्टम करने वाला है वो करते हैं अपने। ये कुछ स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में है। स्टार्टिंग सिस्टम में क्या है, बैटरी है, उसकी अर्थिंग कर रखी है, यहाँ स्विच है, क्रैंक मोटर है जो क्या करती है स्टार्टिंग में। स्टार्टर का क्या काम होता है, फ्लाई व्हील को, इंजन को स्टार्ट करने के काम में आता है स्टार्टर मोटर। कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी बात है, बच्चों वाली बातें हैं यदि, तो सारी बच्चों वाली बातें, मजाक नहीं कर रहा। इसमें आपको कुछ समझने समझाने लायक कुछ भी नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है। स्टार्टर क्या होता है, मैं अभी आपको स्टार्टर ही पढ़ा देता हूँ। स्टार्टर क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज स्टार्टर मोटर और क्रैंकिंग मोटर। इट इज यूज टू स्टार्ट हैवी इंजन विच कैन नॉट बी स्टार्ट बाय हैंड क्रैंकिंग। बाइक है, पेडल दबाया, उसको एक हैंड क्रैंकिंग कह सकते हो, उससे पिस्टन अपना मूव होने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। परंतु जहाँ हैवी व्हीकल्स हैं, कार या बड़े व्हीकल्स हैं, तो वहां पर अपने को स्टार्टर मोटर चाहिए होती है, जिस कारण से, जिसके मदद से अपने क्या करते हैं, जो
इंजन है उसको स्टार्ट करते हैं, इतनी बात ही समझना। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मैंने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप फालतू पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ये जो चीज है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइस इंजन आर रिक्वायर्ड टू बी रोटेट एट सम मिनिमम स्पीड आफ्टर विच द इंजन स्टार्ट रनिंग बाय फ्यूल सप्लाई। ठीक है, आइस इंजन को स्टार्ट करने के लिए मतलब मिनिमम स्पीड चाहिए, जिसके बाद में क्या है, फ्यूल सप्लाई के द्वारा आइस इंजन अपने आप चल जाता है। द इनिशियल रोटेशन इज गिवन बाय द स्टार्टिंग मोटर और दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टार्टर। ये होता है स्टार्टर का फंक्शन। ठीक है, ये बच्चों वाली चीजें हैं यार, जो चीज मतलब आपको इंपोर्टेंट कह दी वो याद कर लेना, ये फंक्शन भी याद कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, होता क्या है, कुछ नहीं है, अपने व्हीकल यदि न्यूट्रल मतलब बंद पड़ा है तो उसको चलाने के लिए अपने किसका यूज करेंगे, स्टार्टर मोटर का यूज करेंगे। स्टार्टर के द्वारा क्या होता है कि एक बार व्हीकल को इनिशियल रोटेशन मिलकर और उसके बाद फ्यूल के जलने से वो अपने आप जलने लग जाता है। अब जिसको डेप्थ में पढ़ना है, डेप्थ के लिए मैंने लगा रखी है फोटो, आप देख लेना, आवश्यकता नहीं है। आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, स्टार्टर मोटर का प्रिंसिपल पढ़ लेना। आपको एक दो फोटो और भी है मेरे पास, 5 6 7। हाँ, ये आपको वर्किंग पढ़नी है, वर्किंग पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सिर्फ वो जो उपकार वाली पढ़ी है वो नहीं मिलेगी अपने को। डीसी जनरेटर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, डीसी जनरेटर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डायनेमो भी कहते हैं इसको, डीसी जनरेटर अभी पीछे अपने पढ़ के हटे हैं हिंदी में आपको। ठीक है, हिंदी में अपने कर चुके हैं डीसी जनरेटर को। ये सॉरी 8 9 नंबर मैंने 10 लगा दिया ना। एसी जनरेटर, अल्टरनेटर जिसे कहते हैं, अल्टरनेटर भी अपने पढ़ चुके हैं। आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं, हिंदी वालों के लिए वहां मैंने लगा दिए थे। 9 नंबर 10 नंबर ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं करंट और वोल्टेज को जो अल्टरनेटर के द्वारा अपने मतलब उत्पन्न किया जाता है, मतलब उसको कम या ज्यादा करते हैं। उस रेगुलेटर उसका काम ये होता है। आप पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हो कि जल्दी क्यों कर रहा हूं, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ यार, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, मैं इसलिए आपको मतलब आपका समय नहीं खराब करना चाहता, और कोई बात नहीं है। ये डायनेमो के लिए है, मतलब डीसी करंट के लिए, वोल्टेज और करंट ऑफ ए डायनेमो आर कंट्रोल बाय द प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह। मतलब क्या है, रेगुलेटर डायनेमो के लिए भी करा दिया और रेगुलेटर आपको अल्टरनेटर के लिए भी करवा दिया, एसी जनरेटर के लिए भी करवा दिया मतलब लिख दिया। आप पढ़ लेना, पहले वहां भी मैंने करवा रखा है, मतलब वहां भी आपके लिए लिख रखा है। कट ऑफ रिले है, देखो कट ऑफ रिले एक्ट एज ए सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है बिटवीन जनरेटर एंड बैटरी। ये बैटरी और जनरेटर के बीच में सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। व्हेन डायनामो इज नॉट जनरेटिंग एनी करंट, जब डायनामो मतलब क्या, डीसी जनरेटर एक प्रकार से कह सकते हो। याद रखना, डायनेमो के द्वारा ही मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। इट प्रिवेंट द डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी इन केस जनरेटर इज नॉट वर्किंग और रनिंग एट ए लो स्पीड। अब समझ आ रहा है यार, मुझे वहां समझ नहीं आया था, या उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी। कट ऑफ रिले क्या है, कट ऑफ रिले क्या करता है, ये जनरेटर और बैटरी के बीच में सर्किट ब्रेकर का काम करता है कि जब आवश्यकता होगी चल जाएगा, नहीं होगी तो ये बंद हो जाएगा। जब डायनेमो काम नहीं कर रहा है, जब करंट नहीं बन रहा है, तब ये क्या रहेगा, इसको कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा। ठीक है, और ये बचाता है जब जनरेटर काम नहीं कर रहा है या कम स्पीड में चलता है तो बैटरी डिस्चार्ज होने से बचाता है। ये काम होता है सर्किट ब्रेकर का। मैं लिख देता हूं, डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ जाएगी। और ये कुछ बैटरी के प्रकार हैं। कौन सी डिस्पोजेबल बैटरी, कौन कौन से होते हैं, जिंक कार्बन, हैवी ड्यूटी जिंक क्लोराइड, एक्लिन हो गया, लिथियम हो गया, सिल्वर, मर्करी ऑक्साइड, जिंक एयर वगैरह होगी। और जो सेकेंडरी जो रिचार्जेबल बैटरी होती है वो निकल, कैडमियम, निकल, फिर से निकल मेटल हाइड्राइड,
एक्लिन, लिथियम आयन पॉलीमर, लेड एसिड, ये सब क्या है, रिचार्जेबल है, और वो दूसरी क्या है, नॉन रिचार्जेबल बैटरी है, ये भी आप देख लेना। आगे चलते हैं। 77 ये अपनों ने पढ़ रखा है, एक सेकेंड। ये बुक आपको मिल जाएगी यार, किसी ने खरीदनी है। हाँ, ये थोड़ा सा ये पोर्शन के लिए मैंने यहाँ लगाया था, ये पोर्शन के लिए। हाँ रुक जाओ, केबल साइज, ये इसके लिए मैंने कहा था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना यार, इस चीज को भी। हाँ, ये जो है ना, ये सारी की सारी वायर के कलर हैं, वायर कलर हैं, ठीक है। जो जिस चीज के लिए यूज होते हैं, जैसे काला है तो वो क्या होगा, सभी ग्राउंड तार के लिए होगा, रेड है तो साइड तथा टेबल लैंप सर्किट, फोग लैंप के लिए, पैनल लैंप के लिए, डॉट लाइट के लिए होगा। नीला है तो वो हेडलैम्प सर्किट के लिए होगा। तो ये कलर है, इस चीज को याद कर लेना। इसी चीज के लिए मैंने ये फोटो, मतलब इसी चीज के लिए मैंने लिख के रखा था, ठीक है। यहीं पर अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी खत्म होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यहीं पर एंड करते हैं अपने, ठीक है। यहीं पर अपने समापन करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। एक अपना अभी सिर्फ आखिरी में एक अपना टॉपिक रह गया, जिसे अपने कहेंगे फ्रंट एक्सल, है ना। फ्रंट एक्सल अपना रह चुका है। अभी 36 मिनट ही है हुए हैं। थोड़ा सा मैं फोटो बड़ी कर लूँ यार, एक सेकंड रुक ही जाओ, अभी देखते हैं। वो 2-3 पेजों का ही है, तो मैं अभी उसको करवा देता हूँ। मुझे फोटो वगैरह नहीं पता, इसलिए मैं देख रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बिना देखी करवा देता। सस्पेंस स्टेयरिंग में मैंने किया था। चलो चलो, फ्रंट एक्सल भी करते हैं और सिलेबस को आज ही खत्म करते हैं। चलो भाई, चलो चलो चलो, फ्रंट एक्सल भी अभी करेंगे, फ्रंट एक्सल भी अभी ही करेंगे। बाहर चलते हैं, एक सेकंड रुक जाओ बस। फ्रंट एक्सल भी खत्म करेंगे अभी, मैं बाद में लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट एक्सल अभी अभी ही पूरा करेंगे। फ्रंट एक्सल मैंने आपको करवा रखा है, पहले भी करवा रखा है। कुछ एक जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं वो खत्म करते हैं, और आज आज ही इस चीज को समापन करते हैं। जय श्री राम बोलते हैं आज ही अपने सिलेबस को। 1 महीने पहले का कहा था, जैसा मैंने आपको कहा था, आपको 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और पूरे का पूरा सिलेबस आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा भाई। आप एक इंजन लाइनिंग रह जाएगी यार, कभी भी करवा दूंगा। अभी तो मेरे पास समय नहीं होगा, पर जैसे ही मेरे पास कुछ समय मिलता है, वो 5-10 मिनट का टॉपिक है, मैं आपको इंजन लाइनिंग समझा दूंगा। मैं कह रहा हूँ इंजन लाइनिंग रह जाएगी, पर बाकी सारा सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। A to Z सिलेबस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे का सारा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अपने बात करते हैं, अपने बात करेंगे अभी फ्रंट एक्सल के बारे में। फ्रंट एक्सल के बारे में, फ्रंट एक्सल के बारे में बात करेंगे। फिर मैंने फोटो छोटी लगा दी थी, मैं मतलब बात करता करता ना भूल जाता हूं। इसको मैं काट दूं, ओके ठीक है। अभी मैं थोड़ा कुछ देख रहा था, इसकी योग्यता वगैरह बैठा भी। देखो यार, सिलेबस कंप्लीट आज हो गया, बेसिक कंप्लीट कर दिया, पास कर लो के एमसीक्यू जी करोगे, और कुछ भी नहीं है भाई। मैं सीधी सी बात बताऊं, समझाने करवाने लायक उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू है, वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आईसी इंजन अपना पूरा हो चुका है। आईसी इंजन की टेस्टिंग, इसको एमसीक्यू से पूरा कर लेना। ये मैंने छोड़ा था, इसको एमसीक्यू से पूरा कर लेना, क्योंकि फ्लूइड यूज बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, और बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें से कोई एक या दो इक्का दुक्का एमसीक्यू जाएंगे तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। और मैंने किसी में कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए। ये एक छोड़ा गया है, बीएस वगैरह छोड़ा गया है, भारत तेज जिसे अपने कहते हैं। बीएस 6 और 7 अपने करेंगे। वो कब करेंगे, जब अपना सिलेबस आ जाएगा, उसके बाद में बीएस 6 और 7 कर लेंगे। वो भी सिलेबस का इंतजार हो रहा है इसी कारण से, नहीं तो अपना ऑफिशियली अपना जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा आज। ऑटोमेटिक व्हीकल सब कुछ करवा दिया, सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक। इसके अंदर अभी तक जितना सिलेबस में था वो करवा चुका हूं मैं आपको। अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एक्सल रह गया। वैसे फ्रंट एक्सल मैंने पहले भी करवा दिया आपको, परंतु फिर भी मुझे लगता है 1-2 टॉपिक हैं आपके लिए कुछ रहना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं।
यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक सही मतलब मैं जो सोच के चला था उससे बहुत पहले सिलेबस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम थोड़ा सा ऐसा वैसे ही गया है, क्योंकि यार वो चीज ही जो चीज जैसी है वो अपने वैसे ही करेंगे ना, उसमें नया क्या कर सकते हैं। तो चलो वर्किंग समझते हैं। फ्रंट एक्सल क्या होता है? फ्रंट एक्सल आपको पता है, जो सामने वाला जो एक्सल होता है उसी को फ्रंट एक्सल कहते हैं। स्टार्टिंग में अपनों ने इसके बारे में कुछ एक बातें पढ़ी थी। मैं ना अभी दाढ़ी दूढ़ी कटवाने के लिए भी टाइम नहीं है, जाया और नहीं जाता। ए मेजर यूनिट ऑन फ्रंट पार्ट। अभी आराम से पढ़ते हैं यार, मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ, मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है। 15-20 मिनट का टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे। द मेजर पार्ट ऑन फ्रंट पार्ट, सॉरी, द मेजर यूनिट ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल इज फ्रंट एक्सल। व्हीकल के फ्रंट पार्ट का सबसे मेजर यूनिट कौन सा है? फ्रंट एक्सल होता है। एक टेक द वेट ऑफ द फ्रंट पोर्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल, मतलब ये सारा जो ऑटोमोबाइल के फ्रंट पोर्शन का वेट है वो फ्रंट एक्सल के ऊपर ही होता है। आपको पता है, पीछे वाले का रेयर एक्सल पे, आगे वाले का फ्रंट एक्सल पे। इट गिव स्टेयरिंग फैसिलिटी एंड शॉक एब्जॉर्बर, मतलब इसके ऊपर स्टेयरिंग वगैरह के सारे लिंकेज फ्रंट एक्सल पे होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर वगैरह भी फ्रंट एक्सल के ऊपर ही रखे जाते हैं। द वेट ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द व्हीकल इज ट्रांसमिटेड टू द रोड सरफेस थ्रू फ्रंट व्हील बाय द फ्रंट एक्सल ऑफ द व्हीकल, मतलब जो फ्रंट एक्सल के ऊपर फ्रंट व्हील भी मतलब अपने अटैच किए हुए रहते हैं, जिस कारण से पूरे का पूरा फ्रंट का वेट ट्रांसमिट हो पाता है। फ्रंट एक्सल के ऊपर स्टीयरिंग सिस्टम, शॉक एब्जॉर्बर, व्हील तो लगे ऑब्वियस सी बातें रहते हैं। इट आल्सो हाउसेज द मैकेनिज्म ऑफ स्टीयरिंग फॉर स्टीयरिंग द व्हीकल टू एब्जॉर्ब शॉक ड्यू टू रोड सरफेस वेरिएशन। वही बात है, स्टीयरिंग का पूरा मैकेनिज्म फ्रंट एक्सल के ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, बच्चों वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातों करवाने के लिए मैंने किया, नहीं तो मैंने आपको ये पहले करवा चुका हूँ। फ्रंट एक्सल में आपको पहले करवा चुका हूं, फिर भी अपने बात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ कार्य होते हैं, फंक्शन क्या है फ्रंट एक्सल के? इट टर्न द फ्रंट व्हील इजिली, इसके मतलब फ्रंट एक्सल से अपने जो आगे वाला व्हील है उसको मोड़ सकते हैं। ये कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है स्प्रिंग को। एक टेक मतलब ये पूरा फ्रंट का वेट उठाता है। स्टेयरिंग को मतलब स्टेयरिंग के एक्शन प्रोवाइडिंग करता है कि स्टेयरिंग वहां पर अपने आप को मतलब एक्शन में लेके आ सकता है और जो उसका मैकेनिज्म वर्क करना है वो कर सकता है। द स्प्रिंग ट्रांसमिट कुशनिंग इफेक्ट टू द व्हीकल, ये कुशनिंग इफेक्ट देता है व्हीकल को भी। इट कंट्रोल द राइड थ्रू शॉक एब्जॉर्बिंग, मतलब ये शॉक एब्जॉर्बिंग से भी बचाता है अपने को। ठीक है, और ब्रेकिंग सिस्टम भी इसी के ऊपर रहता है। इट ट्रांसमिट पावर टू द फ्रंट व्हील इन केस ऑफ 4 व्हील ड्राइव, यदि 4 व्हील ड्राइव और आगे भी डिफरेंशियल वगैरह लगा हुआ है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी ये क्या करता है, पावर देता है। फ्रंट वाले व्हील को पावर देने के लिए यूज में लिया जाता है और ये हब और व्हील दोनों के भार को उठाता है। इस बात को आप ध्यान में रख लोगे। बच्चों वाली बातें हैं, मजा आ रहा होगा यार। मुझे मुझे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि मैं आपका सिलेबस करवा के अभी मैं फ्री हो जाऊंगा यार। मेरे एक माइंड से आपकी जो टेंशन थी ना वो खत्म हो जाएगी। लो भाई, ये होता है फ्रंट एक्सल, ये होता है फ्रंट एक्सल कंपोनेंट विद स्टीयरिंग लिंकेज। ठीक है, यहां पर क्या है, ये स्टब एक्सल है, स्टब एक्सल है ये, जहां पर व्हील अपना लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर किंग स्पिन है, स्टीयरिंग कॉलम, ड्रॉप आर्म, ड्रैग लिंक, स्प्रिंग पैड, यहाँ पर अपने स्प्रिंग लगे हुए रहेंगे, यहाँ पर अपने स्प्रिंग लगे हुए रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, यहाँ ट्रैक रोड, स्टीयरिंग आर्म वगैरह, यहाँ सब कुछ आपका स्टीयरिंग का मैकेनिज्म होता है। ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन अपना क्या कहलाता है, ये पूरा पोर्शन अपना कहलाता है फ्रंट एक्सल। ठीक है, फ्रंट एक्सल क्या कहते हैं पहले मैंने आपको समझा रखा है। डेड और लाइव एक्सल वगैरह मैंने आपको समझा रखे हैं। 3 हो गया, फोटो और पड़ी है क्या? कुछ ऐसा दिखता है यार, कुछ ऐसा दिखता है। एक्सल की बीम वगैरह देख लो, वैसे ये आगे के लिए रखी थी यार फोटो मैंने, कोई बात नहीं, आप चलो आगे आगे कर लेंगे यार। अभी एक दो चीजें लिख लो, एक दो चीजें लिख लो। components ऑफ द फ्रंट एक्सल, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आप लिख लीजिए। एक तो होता है एक्सल बीम, एक्सल बीम, दूसरी होती है स्टब एक्सल,
स्टब एक्सेल वगैरह अपने पहले ही कर चुके हैं यार, आप लोगों को मैंने पहले दिन ही करवा दिया था जब अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस थी, और मतलब ऑटोमोबाइल की स्टार्टिंग की क्लासेस। ट्रैक रोड, सॉरी रोड नहीं है, ट्रैक लोड, ठीक है, ये सब कंपोनेंट होते हैं, करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बात करते हैं एक्सल बीम के बारे में। एक्सल बीम, ठीक है, एक्सल बीम ये बनी हुई होती है, मेड होती है, मेड बाय ड्रॉप फोर्जिंग ऑफ स्टील having 0.4 percentage carbon or 1 to 3% of nickel steel ठीक है। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में इसके होता है आई सेक्शन, और एंड में इसके होता है सर्कुलर और इलेप्टिकल सेक्शन। यार बीटेक वाले 50-50 चल रहे हैं, मैं पहले ही कह रहा हूं, अभी किसी को कुछ भी कंफर्म नहीं है, पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूं, पर मेरे दिमाग में है तो मैंने कह दिया। ये नहीं था, एक सेकंड रुक जाओ, अपने पहले वो करना है, फ्रंट एक्सल करना है। ये लो, ये होता है फ्रंट एक्सल, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में अपने आई सेक्शन है, और यहाँ पर अपने क्या होता है, इधर वाली साइड अपने क्या होता है, सर्कुलर या इलेप्टिकल। यहाँ पर स्प्रिंग पैड है, यहाँ पर अपने स्प्रिंग लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग लगेंगे। वॉल्यूम वगैरह सब सही आ रहा है ना? खत्म करो यार, खत्म करो बस, जय श्री राम बोलो फिर। मेहनत करो दबाकर भाई, मेहनत। अभी अपने कुछ गैप के बाद मिलेंगे, वैसे लाइव आऊंगा मैं प्रयास करूंगा रोज रात को 9 बजे अपने लाइव आएंगे, ध्यान रखना रोज रात को 9 बजे प्रयास किया जाएगा कि आपके साथ मैं लाइव आऊं। अगर किसी दिन ऐसा नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, बाकी अपने 9 बजे रोज डेली रात को 9 बजे लाइव आने का प्रयास करेंगे। क्लासेज वगैरह बस यहीं एंड करेंगे। एमसीक्यूज के लिए जो भी आपका मैं मतलब आपको पूरा बंडल अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसको खरीद लेना, आप उसको बाय कर लेना, ठीक है, बहुत सस्ते रेटों पे करवा देंगे यार। टाइप ऑफ फ्रंट एक्सल लाइव और डेड आपको मैंने करवा रखा है आपको मैंने करवा रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रेट एक्सल, डबल ड्रॉप एक्सल और फुल्ली ड्रॉप एक्सल, ये भी आप थोड़ा इसके प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार आप याद कर लेना। ये 1 2 और 3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद करना है, कुछ छोड़ूंगा नहीं यार, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ छोड़ते हुए चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा। जितनी जितनी चीजें मैंने आपको करवाई है ना भाई, उतनी उतनी चीजें मैंने खुद ने की है, ठीक है। जितनी चीजें मैंने आपको करवाई है मैंने उतनी ही चीजें मैं खुद कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रख लेना। ये 3 इसके प्रकार होते हैं, इसको याद रखना, तीनों के तीनों स्ट्रेट, डबल और सॉरी क्या था, स्ट्रेट ड्रॉप और फुल ड्रॉप, है ना? तो स्ट्रेट, डबल ड्रॉप और फुल ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप नहीं है, डबल ड्रॉप है, स्ट्रेट, डबल ड्रॉप और फुल ड्रॉप, ठीक है। मैं भी याद कर रहा हूँ आपके साथ साथ, घबराओ मत यार। लो भाई, ये रहा अपना समापन की ओर बढ़ते हुए, यार मैं ना, ठीक है। टाइप ऑफ स्टब एक्सेल, ठीक है, टाइप ऑफ स्टब एक्सेल, इस बात को आप ध्यान में रख लोगे। फोटो नंबर 8 भी है क्या कोई? तो फिर 7 क्या है? अच्छा, क्या मैं पहले पहले ही लगा दी क्या मैंने? वाह जी वाह, वाह जी वाह। स्टब एक्सेल क्या होता है मैंने आप लोगों को बता रखा है, स्टार्टिंग की क्लास में ही समझा रखा है, समझाया हुआ है। फ्रंट एक्सल के एंड पे लगा होता है, जिसके ऊपर व्हील माउंटेड होते हैं। इसमें एक बात याद रखना, ये आप ये लाइन आप याद कर लेना, बाकी मैंने आपको करवा रखा है। बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों के चारों प्रकार याद कर लेना। हाँ, उसके अलावा मैंने करवा रखा है यार, मैं छोड़ता हुआ नहीं जा रहा, मैंने करवा रखा है आप लोगों को, मैं इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर याद
करना है। ये लो द एंड। सिलेबस यहीं पर अपना समाप्त होता है। अब मेरी तरफ से आपके लिए कुछ भी नहीं रहा। इंजन लाइनिंग बची है, करवा दूंगा। ना भी करवाऊं तो आप खुद कर लेना, सभी के सब इंटेलिजेंट। नहीं करवा दूंगा, मजाक कर रहा हूँ। 5-10 मिनट की क्लास में इंजन लाइनिंग में अभी 2-4 दिन में करवा दूंगा। अभी बस अपना अभी के लिए सिलेबस मतलब अपना कंप्लीट हो चुका है। जय श्री राम। बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाकर यार, अपना सिलेबस भगवान की कृपा से। हाँ, उम्मीद नहीं थी मुझे, बस मुझे ये था मैं कल करवाऊंगा, पर अभी बैठा शाम को मेरा बैठा बैठा मूड कर गया। मैं कहा नहीं, आज ही खत्म करो, आज ही इस चीज को खत्म करते हैं। बहुत कुछ है करने के लिए अभी। अब अपने डेली बस शाम को लाइव मिला करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो है आपके, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मेहनत करना यार, आप लोग पूरा जम के मेहनत करो, मिलते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं मिलूंगा आपको, शाम को मैं जरूर जरूर लाइव मिलूंगा। मैं अपने टाइम टेबल में 1 घंटा आप लोगों के लिए निकाल के रखूंगा। 8:30 से 9:30 का प्रयास करेंगे। अभी आज एक, जब तक मैं नहीं अपडेट करता तब तक अपने 9 बजे लाइव आएंगे। तो देखो यार, मेरी तरफ से मैं ये सब कुछ मैं खुद पढ़ूंगा जो मैंने आपको बताया है। मैं सीधी सी बात कहता हूं, मैं कभी कोई बात घुमा के नहीं कहता। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें सफिशिएंट नहीं है, बुक बहुत अवेलेबल है, मुझे एक बार फोन कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको बुक कौन कौन। आप एक बार कह रहे हैं सर हमें लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मैं बहुत अच्छी अच्छी बुकें बताऊंगा आपको। आपको भी मजा आ जाएगा 2 महीने में उसका एक भी टॉपिक। मैं मेरे पास अभी ऐसी ऐसी बुकें पढ़ी है ना, सिर्फ एक एक टॉपिक के ऊपर वो पूरी पूरी 600 से 700 पेजों की बुकें पढ़ी है। वो क्या करोगे उस चीज का। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर मैंने इसको जब इकट्ठा करना चालू किया, मुझे एक बुक मिली 468 पेजों की थी। वो 468 पेजों की कोई बुक होती है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर। पढ़ लेना, आपकी मर्जी है, मैं भेज दूंगा, मेरे पास सब कुछ है। और जो ये कहेगा उसको फ्री में वो वाली बुक बेचूंगा मैं। और बताओ। तो यहीं पर सेशन एंड करते हैं। बधाई हो आप सभी लोगों को, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कंग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। यार मेहनत करो, इतना जम के मेहनत करो, ये मौका दोबारा से नहीं मिलेगा लाइफ में, इस बात को ध्यान में रख लेना। अभी नहीं तो कभी नहीं, वो करो या मरो, बस जान दो या जाने दो। 2-3 स्लोगन है, दिमाग में ध्यान रखना। हमेशा अपने माँ बाप के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, इन सब के बारे में सोचो। ठीक है, हमेशा हमेशा अपना जो एम है उस चीज के ऊपर, सपना नहीं है ये, अपना एम है, ये लक्ष्य है। क्योंकि सपना हमेशा जागने के बाद में टूट जाता है। ये लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भेदना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है अपन ने। अभी सिंपल अपने लाइव आया करेंगे, जहां पर अपने अपने सभी मिलके बात किया करेंगे। वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा अपना, अभी जब अपना 2 तारीख को एक वीडियो लेके आएंगे अपने, सॉरी यहाँ आपको दिख रहा होगा, 2 तारीख को अपने वीडियो लेके आएंगे। हाँ, 2 तारीख को अपन वीडियो लेके आएंगे। फॉर्म फिल कैसे करना है, मतलब उसके क्राइटेरिया वगैरह सब पूरा पूरा फाइनल करके फिर एक वीडियो सिलेबस पर लेके आएंगे जब सिलेबस आ जाएगा। ऐसे तो अपने आते जाते रहेंगे, पर एक बार के लिए ऑफिशियली आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस मैं यहां लिख देता हूं, कंप्लीटेड। ठीक है, सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नंबर आप सभी लोगों के पास अवेलेबल होगा मेरा, मैं फिर लिख देता हूँ 7822911112। वैसे ये अब बंद ही मिला करेगा आपको, मैं एक फिक्स टाइम रखूंगा, उस टाइम पीरियड के अंदर ही अब मैं ऑन किया करूंगा, क्योंकि अभी मुझे भी पढ़ना है। आप लोगों के लिए मैंने जितना कर सकता था यार, मैं जितना कर सकता था आप लोगों के लिए, आपको ही पता मैंने किया है। धन्यवाद आप सभी लोगों का भी यार, आप जुड़े रहे मेरे साथ। ठीक है, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, आप अभी सिलेबस पूरा हुआ है तो उस चीज की यार मेरे को बहुत खुशी है यार। मैंने एक समय पे कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग मेरे से जुड़ेंगे, मेरे पास फोन आते हैं तो मैं आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिससे मैंने बात ना की हो, बहुत अच्छे से। अच्छा, वो तो अगला कहता है सर 2 मिनट, नहीं मैं ही 20 मिनट तक उसकी बात खींच लेता हूँ। आदत है मेरी कि आप किसी से मिलते हो तो यार इतने अच्छे से मिलो कि वो आपको भूल ना पाए।
यहीं पर अपने सेशन ऐड करते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फिर कह रहा हूँ सब कुछ वहीं अवेलेबल मिलेगा आपको। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत बधाई आपको, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, अपनी पढ़ाई करो यार मन लगा के। चलो ठीक है, बाय, आपका दिन अच्छा रहे।